All right, G. So today we start with practice. सबसे पहले आ जाएं किधर केस स्टडी. Just like I suggested in AS, ठीक है. पैटर्न समझें सबसे पहले. पैटर्न क्या है? पैटर्न है 40-40-40 as far as time is concerned. 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. If I were you, I would first do section B and section C. कोई माइंड नहीं करता कि पहले सेक्शन कौन सा है, बस क्लियर लिखा होना चाहिए सेक्शन. जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेट सपोज ये लाइंस हैं, तो लिखें प्रॉपर सेक्शन कौन सा है. लेट सपोज सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और बस शुरू करें. सिंपल एज दैट. कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं. माई सजेशन टू यू, हर बंदे का अपना सीन है, लेकिन पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी करें. 20 मार्कर्स दोनों फारिग करें. ठीक है. 40 मिनट्स इज हेल ऑफ अ टाइम. टाइम का बार्ड नहीं है पेपर 4 में, A2 में. ठीक हो गया. सेक्शन बी और सेक्शन सी कर लिए. क्या आ गया? फिर आए सेक्शन ए पे. सीन वही है. क्विक स्किम करें क्विकली. 1 मिनट 2 मिनट मैक्स. कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, लेकिन A2 में रेलेवेंस टू द केस स्टडी ज्यादा है. इन अदर वर्ड्स एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा है, तो जरा सा कॉन्सेंट्रेट करके करना है. डेटा ग्राफ को अगेन लिफ्ट ना कराएं. जब उसका क्वेश्चन होगा देख लेंगे. बाय द वे, A2 के अंदर 1 मार्कर नहीं आता. जो ग्राफ की इंटरप्रिटेशन होती थी ना, कभी परसेंटेज चेंज निकालना है, कभी ओवरऑल ट्रेंड देखना है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डेफिसिट कितना है, सरप्लस कितना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है. ज्यादातर होता है 2, 4, 6, 8, लेकिन इससे डिविएट भी कर सकता है. और होंगे, याद रखें, कितने पार्ट्स? स्ट्रिक्ट 4 पार्ट्स होंगे. एएस में कितने होते थे? 5, 6. ज्यादातर 5, कभी कभार 6. किसी का 1-2 पार्ट होते थे, कभी पार्ट ई बना दिया, कभी सर, किसी. यस. तो इसमें इतने फॉर्मूलाज वगैरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे फिर? दैट विल बी मोर ना बेस्ड ना. ऑन द कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ. यस यस यस. इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है. जिस तरह वो होता था ना, परसेंटेजेस निकालें, वो आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा. ठीक है. एक्सप्लेन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं. ठीक है. डिस्क्राइब है, लेकिन इसके अंदर भी अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आपने रेलेवेंस दिखानी है. फिर 2, 4, 6, 8 से हट के डिफरेंट भी हो सकता है. जिस तरह ये 3, 4, 6, 7 है, समझ रहे हैं? ये क्या है? 3, 4, 6, 7. इस तरह भी हो सकता है. 3, 3, 3, 10 और 11 भी हो सकता है. 11 कभी नहीं आया, 10 तक आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 पार्ट्स भी आ जाते हैं. ठीक है. 10 मार्कर भी आ सकता है, 12 नहीं होता. तो टिपिकल 12 की तरह नहीं करना है. आई बात समझ में? शुरू करें फिर, देखें क्या होता है. Resources in Brazil between 2000 and 2020, Brazilian GDP measured in इतना rose इतने ट्रिलियन टू इतने ट्रिलियन at constant prices. इसका आगे क्वेश्चन भी है. Do we know what constant prices are? इन्फ्लेशन क्या? इन्फ्लेशन एडजस्ट करके. दिस इज सिमिलर टू रियल. कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब रियल प्राइसेस वही रखी पुरानी, क्वांटिटी बढ़ती रही, तो इतना जीडीपी में इंक्रीज आया. समझ आई? प्राइसेस का इंक्रीज इनकॉर्पोरेट नहीं किया. तो कांस्टेंट प्राइसेस मतलब रियल प्राइसेस. प्राइसेस को कांस्टेंट रखा. देखते हैं. इन द सेम पीरियड जीडीपी पर हेड रोज फ्रॉम इतने से इतना. पर हेड भी बढ़ गया, भी पर कैपिटा भी इंक्रीज कर गया. द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्राजीलियन इकोनॉमी लाइज इन वैरायटी. ब्राजील बाय द वे ब्रिक्स का भी मेंबर है. ब्रिक्स है ना, इमर्जिंग इकोनॉमीज, BRICS. उसमें बी किसका है? ब्राजील का है. लाइज इन द वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. For example, Brazil is one of the most largest exporters of agricultural commodities, mainly soya and beef. There is also significant export of minerals.
ब्राजील इज द सेकंड लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, ये तो हमें पता ही नहीं था। आयरन ओर का सेकंड लार्जेस्ट है भी, 3.4% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल, सब कुछ तो है ब्राजील के पास। World agricultural markets are dominated by four large commodity traders that buy and sell products such as grain and soya. They have grown through the both horizontal integration and vertical integration. ठीक है, अच्छा भी 4 large commodity traders हैं। मेरे दिमाग में घंटी बज रही है साथ साथ, क्या घंटी बज रही है? थोड़ा सा प्रोड्यूसर बिहेवियर की। 4 large commodity buyers हैं, क्या ये? Oligopoly, ठीक है। They have grown, अच्छा, these traders own large farms, they process farm produce and transport it to trade on international markets. In addition to buying and selling, the traders provide seed and fertilizer to farmers like storage. Are we recording? Yes, we are. And supply storage to their products. They use agricultural byproducts to produce items like biofuel. These traders also provide financial services to these markets. सब कुछ कर रहे हैं। Commodity traders are very important to development of complex global food markets. Food prices, access to scarce resources such as land, water, climate, food security are all affected by the activities of traders. In Brazil, इतने 15,000 farmers are purchased by a single trader. पूरे farmer कोई खरीद लेते हैं, उसकी जो produce होगी वो वही उनके पास है। In Brazil, the development of agriculture, mining, oil extraction all contribute to environmental degradation. Both agriculture and mining have been accompanied by deforestation of the Amazon rainforest. क्या बज गई घंटी दिमाग में? Externalities वाली घंटी बज गई है दिमाग में फौरन हमारे। Wastewater from mining activity is frequently stored in reservoirs behind dams. On 2 occasions in the last 10 years, these dams failed to hold the water back. This led to widespread flooding, the discharge of pollutants such as mercury into rivers and deaths. Explain the significance of measuring GDP at constant prices. Significance क्या है? उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए GDP at constant prices क्या है। जल्दी से बताएं, बोले बोले ना। GDP is the value of output, ठीक है, produced in an economy in a given period of time. If measured at constant prices, it means that the prices do not change. This implies that GDP is given in its real value. That means it is adjusted to inflation. Significance क्या है? क्या significance है उसको measure करने की? GDP define कर दिया, constant prices define कर दिया. By calculating GDP at constant prices, the value of GDP shows a realistic picture where inflation has been excluded and it shows real growth. The change in GDP shows real growth, which means that the actual growth in the quantity of goods and services produced in an economy, ठीक है, and when measured at constant prices. मेरा ख्याल से ये हमें नंबर देने Sir, could it be कि it's easier to compare change? Exactly, बिल्कुल बिल्कुल easier to compare change and it is क्या कह सकते हैं, showing a realistic picture जहां पे inflation निकाल deflate कर दिया गया बेसिकली प्राइसेस को अगर कांस्टेंट लिया जा रहा है। देखें फिर और कुछ बताना चाह रहे हैं? 3 नंबर है, 3 नंबर है, लिखना पड़ेगा ठीक ठाक। 4 5 6 7 लाइनें, 8 लाइनें, ऐसे नहीं आएंगे 3 नंबर। आ जाए जी, देखते हैं। पता चले 0 आ जाए हम सबका। जी, जीडीपी का 1 नंबर आ गया हमारा। टोटल आउटपुट फ्रॉम विद इन एंड, तो जीडीपी को खाली डिफाइन करने का 1 नंबर मिल गया। कांस्टेंट प्राइसेस मींस चेंजेस इन प्राइसेस आर टेकन इनटू अकाउंट व्हिच अलाउज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इजियर कंपैरिजंस ऑफ जीडीपी। है ये आपने मार्क्स स्कीम तो नहीं पढ़ी? किसने बोला था ये? मार्क्स स्कीम पढ़ के? मैं कौन? Minahil. अच्छा, मार्क्स स्कीम पढ़ी भी थी आपने या खोली भी तो नहीं है साथ साथ? No, sir. अच्छा, परफेक्ट, बिल्कुल बुलजाए आपने हिट किया। ठीक है, कंपैरिजन इजी। सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस पे कमेंट, ये देखें, ये इसका आ गया नंबर। 2 नंबर आपको खैर इसके मिल जाएंगे डिटेल में समझाने के, लेकिन सिग्निफिकेंस को नहीं भूलना। देखें, A2 इज ऑल अबाउट
one thing, address each and every statement and word. This applies for 20 markers as well. A2 का राज ही है, ठीक है, हर स्टेटमेंट को आपने पूरा एनालाइज करना है, दोनों साइडें उसकी, ठीक है। इस केस में तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंस पे कमेंट जरूरी है, उसके अलावा भी खैर आप ले सकते हैं, 2 नंबर आपको यहां से मिल गए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए। एक्सप्लेन वन पॉसिबल, कोई चक्कर नहीं है ऊपर जाने की, देखने की जरूरत ही नहीं है, पॉसिबल बेनिफिट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वन पॉसिबल बेनिफिट ऑफ। सबसे पहले तो आ जाए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती क्या है जी, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? हॉरिजॉन्टल क्या होती है? सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी से कोई एग्जांपल दे दी, एक लॉजिस्टिक फर्म दूसरी लॉजिस्टिक फर्म ले ले जो कि दोनों टर्शरी सेक्टर में, एक ऑयल रिफाइनरी दूसरी ऑयल रिफाइनरी के साथ या मर्ज हो जाए या टेक ओवर कर ले, ठीक है। फायदा कैसे? कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल परचेजिंग, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। हाँ, आप लार्ज स्केल पे ग्रो कर, इसका सब बेहतर नहीं है कि मार्केट मार्केट कंपटीशन सबसे ज्यादा बेहतर नहीं है? मोनोपोली की तरफ ना जाए, बस कंपटीशन, कंपटीशन आपने कम कर दिया, आपने मार्केट्स अपनी बढ़ा दी। वन पॉसिबल है तो बस ये, और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, इससे होगा क्या, इसको आप प्रॉफिट्स की तरफ ले जाएं, ठीक है, प्रॉफिट से लिंक कर दें कि प्रॉफिट्स बढ़ जाए, बहुत है। दूसरा क्या है? वर्टिकल, इधर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा मजा नहीं आएगा। वर्टिकल बता दें, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों बता दें, क्योंकि वर्टिकल है खाली, ये लिखा है ना, मार्केट्स उसकी अलग है। वर्टिकल बैकवर्ड फॉरवर्ड में, वर्टिकल बैकवर्ड के अंदर की बेस्ट एग्जांपल है परचेजिंग इकोनॉमीज, पीछे से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, परचेजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, आपने मिडिल मैन दरमियान में से खत्म कर दिया, ठीक है। सेवर ने किस में था, टर्शरी में, उसने सेकेंडरी में चला गया, अपनी राइस मिल खरीद ली, तो वर्टिकल बैकवर्ड तो कितना प्रॉफिट बचा लिया उसने। फॉरवर्ड ये कि अपने कोई मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट अटक, पहले सिर्फ क्या था, ऑयल रिफाइनरी थी इधर, अब क्या है, पहले वो दूसरे पंप्स को बेचता था, अब अपने पंप्स हैं। समझ आई बात की? तो आपने अपनी सेल्स इंश्योर कर ली, सेल्स इंश्योर कर ली। क्या ख्याल है, बात समझ आई? एक नंबर मेरे ख्याल से समझाने और एग्जाम्पल का मिल जाना चाहिए, एक नंबर फायदे का मिल जाना चाहिए, और भी पॉसिबल जो आपके जहन में आता है। लें जी, किसा ही खत्म हो गया। डेफिनेशन बेनिफिट, डेफिनेशन बेनिफिट, ठीक हो गया। और जब वो इस तरह लिख देते हैं ना बेनिफिट, तो आपके पास रूम बढ़ जाता है। बस बहुत कोई स्टूपिड बेनिफिट ना दें, हल्का सा भी रेलिवेंट हो तो एग्जामिनर के हाथ में है, वो आपको देगा नंबर, ठीक है। लिंक बनाना और बेनिफिट होना चाहिए। Describe how the market structure in which individual farmers operate is likely to differ from the market structure in which commodity traders operate. Commodity traders, individual farmers. की बात हुई है, ऊपर लिखा है ये, 4 large commodity traders, क्या ये? सर इसमें ये परफेक्ट में ओलिगोपोली कौन सा? और ये परफेक्ट ओलिगोपोली। कंपटीशन। कमोडिटी ट्रेडर आ गए ओलिगोपोली में, इंडिविजुअल फार्मर्स, फार्मर्स जो हैं यूजुअली क्या होगा, याद रखें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये फिर क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि बहुत ज्यादा है। एक जगह पे अभी मुझे याद आया, ऊपर कहीं 15,000 लिखा पता है ना, तो ये बहुत सारे हैं। देख लेते हैं फार्मर्स की किधर बात हुई है, फार्मर्स ऊपर थी, हाँ ये 15 फार्मर, एक वो खरीद रहा है क्लाइमेट चेंज और
फार्मर का ऐसा नहीं है, फार्मर्स तो हमें खुद सर इफ यू सेइंग कि एक ट्रेडर बस कर रहा है फार्मर्स के साथ, तो ये मोनोपोली में आएगा या नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, मोनोपोली की तरफ ना जाए, वो मार्केट स्ट्रक्चर पूछ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। वैसे तो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में ही आती है व्हेन देयर इज वन सिंगल बायर, लेकिन वो हमारा सिलेबस उसको सिर्फ लेबर मार्केट तक उसको रखता है मोनोपोली को, ठीक है। डोंट कॉम्प्लिकेट, जो ऑब्वियस है वो देखें, ठीक है। आ जाए जी फिर, हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेट इज डिफरेंट, लाइक लाइकली टू डिफर। डिफरेंस बताएं जी। कमोडिटी ट्रेडर्स आ गए और क्या हो गया, फार्मर्स आ गए। यह आ गया ओलिगोपोली और ये आ गए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आ जाए जी, ओलिगोपोलीज किस तरह डिफर करते हैं, फीचर्स ही डिफर करते हैं, और उनके ऑपरेट किस तरह करते हैं, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ था चार है, चार मेन है, तो हमें पता चल गया ये ओलिगोपोली है। और क्या सीन है, और हमें कॉन्सेंट्रेशन रेशो, जबरदस्त, ओलिगोपोली जब भी आए कॉन्सेंट्रेशन रेशो से पता चल जाएगा, ठीक है। और बताएं कुछ ओलिगोपोली के बारे में। प्राइस, सर कंसंट्रेशन रेशो काइंडली आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? कॉन्सेंट्रेशन रेशो बहुत सिंपल सी चीज है। कॉन्सेंट्रेशन रेशो क्या है, मार्केट शेयर ऑफ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट शेयर। बस सर बहुत तो ज्यादा वो नहीं। ओलिगोपोली तो तब भी होती है ना जब वो फ्यू डोमिनेंट फर्म्स ही ऑपरेट कर रही हो, तो टोटल मार्केट शेयर क्या होगा फिर? नहीं, वो प्योर ओलिगोपोली होती है। जिस तरह मोनोपोली भी एक होती है प्योर मोनोपोली, हो सकता है मोनोपोली मार्केट में 10,000 फर्म्स हो, लेकिन उनमें से कोई एक अगर 50% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करे। इसी तरह ओलिगोपोली में भी हो सकता है 1,00,000 फर्म्स हो, समझ रहे हैं? सर अगर सर हैं ही सिर्फ चार तो फिर वो प्योर ओलिगोपोली है। लेकिन 1,00,000 फर्म्स हैं, लेकिन उसमें से उन 1,00,000 में से कोई चार 50% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब वो भी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, बिकॉज दे कॉल ऑल द शॉट्स, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है। समझ आई फिर बात? कंसंट्रेशन रेशो कम हुआ करेगा ना अगर ओलिगोपोलीज हुआ करेंगी? कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ज्यादा होगा ना इन फ्यू फर्म्स का, सर मार्केट शेयर ऑफ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स बाय टोटल मार्केट शेयर है। अच्छा जी, एनीवेज, प्राइस मेकर है। अच्छा, यू कैन ऑल्सो गो वन बाय वन, ये प्राइस मेकर है, खैर ये भी प्राइस मेकर ही होते हैं, ये प्राइस मेकर हैं, इसमें मेनी फर्म्स हैं। और बताएं, फर्म्स है ना, फार्मर्स सारे मिला के, फार्मर्स, हाँ हाँ, एक इंडिविजुअल फर्म ही है ना जी। इम्परफेक्ट नॉलेज तो दोनों में है ना, डिफर डिफर डिफरेंस क्या है, प्राइस मेकर तो दोनों है, ये भी दोनों प्रॉफिट्स, ये लॉन्ग रन में क्या कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो क्या कमा सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। और बताएं, ये एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस एक ये आया। दूसरा, हाँ वो भी एक फर्क, एक ये मेजर फर्क हमने बता दिए, एक ये मेजर फर्क हमने बता दिया। अगली बात सर करें, फार्मर्स पास का कंपटीशन क्यों नहीं हो सकते? परफेक्ट कंपटीशन क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता हसन भाई, हसन नहीं हो ना आप? अच्छा हाँ, सर, नॉर्मली तो फार्मर्स गवर्नमेंट से प्राइस टेक करते हैं ना, प्राइस टेकर्स नहीं होते बहुत वो ज्यादा। नॉर्मली है ना, अजम्पशंस अजम्पशंस अपनी तरफ से अजम्पशंस, वो तो आपके मुल्क में हो सकता है कंपटीशन हो उधर, अपनी तरफ से अजम्पशंस नहीं क्रिएट करनी। और बताएं डिफरेंस, एक और डिफरेंस बताएं, चलें, कितने नंबर था? ये दो हुए, एक ये डिफरेंस बताया आपने नॉर्मल प्रॉफिट वाला, दूसरा ये बताया मेनी फर्म्स फ्यू फर्म्स वाला। और बताएं क्या डिफरेंस है? बैरियर्स बैरियर्स बैरियर्स, इसमें बैरियर्स टू एंटर नहीं है,
ठीक है, इसमें बैरियर्स टू एंटर हैं। ऊपर से क्या ला सकते हैं नीचे, ऊपर से ये 4 लार्ज वाली बात लाएंगे, एज रिटन इन द एविडेंस अबव, इस तरह लिखना है आपने, एज रिटन इन द एविडेंस अबव जी, है यहां पे। जी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेड टू ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट, बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय, बस, और ऊपर एज सच कोई इंफॉर्मेशन, हाँ 15,000 भी लेके जाएंगे बस। ठीक है, ये 2 एविडेंस ऊपर से लेके जाएंगे हम, मेरा ख्याल से 3 बहुत हो गए। ठीक है, 6 नंबर के लिए 3 3 दोनों के डिफरेंसेस बता दिए। आ जाए देखते हैं, हो सकता है 0 आ जाए। ये लें जी, ठीक है, तो अगर आपकी ये चीज गलत हो गई, अगर आपने यहां परफेक्ट कंपटीशन लिख दिया, याद रखें परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता रियलिटी में। लें जी, 1 नंबर पहचानने का, मेनी सेलर्स फ्यू सेलर्स, सिमिलर प्रोडक्ट। सर फिर केस स्टडी में कोई भी कंडीशन है इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही रखें दिखेंगे, जाहिर अगर बात है कोई और परफेक्ट सिचुएशन। कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। बैरियर्स टू एंट्री पे कमेंट होगा, प्राइस मेकर तो दोनों ही हैं, लेकिन उसने लिख दिया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सिमिलर प्रोडक्ट, उधर प्रोडक्ट एक जैसा होता है, यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ये भी एक मेजर पॉइंट था भाई हमारा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है उधर, और उधर सिमिलर प्रोडक्ट होता है। बात समझ आई? बस उसने है तो सही ना, लिख दिया उसने, कॉमनैलिटी लिख दी, प्रोडक्ट सिमिलर, और वो लॉन्ग रन वाली उसने बात नहीं की, लेकिन वो भी हमारा वैलिड पॉइंट है, वो भी चलना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? मार्केट स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे। यूज द आर्टिकल टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ब्राजील। जी, आ जाए जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आ जाए, अभी पढ़ा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी। कहां से शुरू करें? अभी हमने पढ़ा था, मार्क्स स्कीम में देखा था, शुरू कहां से करूं? जल्दी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन हो जाए जी। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? एक टेक्निक दे दूं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को याद रखें, मेजर क्या था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, HDI से याद रखें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 2 एस्पेक्ट्स हैं। क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है? क्या होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अलोंग विद, डेफिनेशन क्या थी? अलोंग विद राइजिंग इनकम्स, ये क्या है? ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या फर्क है? दिस इज ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट में फिर क्या है कि अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट मींस अलोंग विद राइजिंग इनकम्स, अलोंग विद राइजिंग जीडीपी, क्या बात कर दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़े। उसकी 1-2 एग्जांपल्स दे दे, HDI में से, MPI में से, क्या है बेस्ट? क्या होता है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, और बताएं। वो हेल्थ केयर में आ गया ना, एजुकेशन, हेल्थ और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह की 1-2 एग्जांपल्स दे, बस। 1 नंबर हमारा आ गया किसमें? लिविंग स्टैंडर्ड्स की गेम। हमने मॉनेटरी भी बात कर लिया, ये मॉनेटरी एस्पेक्ट है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने तो मार्क्स स्कीम देखी हुई है तो मुझे पता है थोड़ा सा, लेकिन आपको भी बता देते हैं। आपने बोलना है मॉनेटरी एस्पेक्ट भी आ गया, और ये क्या है? नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट भी आ गया। ठीक हो गया? आ जाए आगे, 1 नंबर आ गया जी हमारा। अगली बात करें, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ब्राजील। हो जाए फिर, इवैल्यूएशन है, शुरू हो जाए, तारीफें करें फिर। लें जी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, एग्रीकल्चर और माइनिंग आएगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ गई। अगली बात करें, जीडीपी, इंप्लॉयमेंट और जीडीपी एक ही में डाल लें,
इन दोनों को मिक्स करके लिख दीजिएगा, जीडीपी बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगली बात कर दें, हो गया उसको लिविंग स्टैंडर्ड पे खींच के ले जाइएगा। ये चीज टैक्स रेवेन्यू भी तो बढ़ जाएगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वो जा सकता है किधर, गवर्नमेंट फिर पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, हेल्थ केयर पे लगा सकती है। तीसरा, उससे फर्दर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और बताएं एग्रीकल्चरल, ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्या लिख रहा हुआ था, ब्राजील की बात हो रही है ना, तो ब्राजील पहले ही इतना बड़ा क्या है, एक्सपोर्टर है। थोड़ा सा कोई ऊपर से कोई एक आधा रेफरेंस, किधर गई थी एक्सपोर्ट, मिनरल्स की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो माइनिंग बढ़ेगी तो और ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा, एक्सचेंज रेट भी स्ट्रॉन्ग। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से लिंक करें, इसको एक्सचेंज रेट से लिंक करें। हो गया जी, हो गया, काफी नहीं, 3 सॉलिड है, टैक्स रेवेन्यू, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, बैलेंस ऑफ सर तो पेमेंट। ये जो आपने राइट, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, पहले सिर्फ हमने ये स्टेट करने हैं और उसके बाद वैल्यू नीचे देनी है ना सर? ये तो हाँ सर, ये भी स्टेट नहीं, इवैल्यूएशन ये पॉजिटिव्स है और अभी हम ओके, नेगेटिव्स लिखेंगे। जीडीपी और ये सिर्फ डेफिनेशन थी, ये सर सिर्फ डेफिनेशन थी। नेक्स्ट, नहीं जी, सीन ऑफ है, ऊपर लिखा हुआ था वो मर्करी, यस, एक्सटर्नैलिटीज, डैम शैम वाली बात, ठीक है, नहीं भी फारिग है इससे, और उल्टा तबाह हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और ऊपर डिफॉरेस्टेशन का भी जिक्र था कहीं, ये आ गया जी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई, डिफॉरेस्टेशन ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये माइनिंग से जनाब, ये रेजर्वायर डैम्स जो कि फ्लड भी कॉज कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स हो गए, मर्करी, डेथ्स, रिवर तबाही हो गई, सब खत्म हो गया। ठीक है, क्या बात है, इसमें जरा मजा आएगा अगर आप क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल कॉस्ट्स जिक्र कर देंगे, जिससे सोशल कॉस्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, और बताएं नेगेटिव। चलें जी, पॉइंट अच्छा आ गया, जीडीपी बढ़ रहा है तो डिमांड पुल, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज भी है ना, माइनिंग करके बेच रहे हैं तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। बस बहुत है, बहुत है, बस इजी हो जाए, इजी हो जाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं इतना भी ना लो। चलें देखते हैं, हो सकता है सब जीरो सर बराबर हो। डिफॉरेस्टेशन और ये सोशल कॉस्ट वाला तो एक ही पॉइंट नहीं बनेगा? हाँ एक ही पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया, एक जीडीपी डिमांड पुल हो गया, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, और क्या ही लिखना है, बस बहुत। डेफिनेशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, 2 नंबर तो आपको इधर मिल गए। ऊपर देखें, डेफिनेशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, मॉनेटरी एस्पेक्ट भी बता देना है और नॉन मॉनेटरी भी बता देना है। डेटा फॉर इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन जीडीपी, ये हमने बात की है सिर्फ एक, ये क्या है, ये बेसिकली एप्लीकेशन है, इसमें से हमें सिर्फ ये एक नंबर मिलेगा क्योंकि हमने लार्ज एक्सपोर्टर लिखा था। थोड़ा सा वैल्यू शैल्यूज फेंके ना, क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यूज फेंके, जीडीपी 7 ट्रिलियन से बड़ा है, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये देखें 1.1 ट्रिलियन से 1.89 ट्रिलियन चला गया, तो 0.7 ट्रिलियन से बड़ा है। दूसरी बात उसने की है कि जीडीपी पर हेड बढ़ गया, कितने से, उसने कैलकुलेट करके माइनस करके निकाला, जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ गया। कुछ थोड़ा सा फेंके, कुछ बताएं कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, एविडेंस भी तो लेना ऊपर से, कैन कोड द चेंजेस, लार्ज एक्सपोर्टर वाला, डेटा फॉर रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल माइनिंग, डिग्रेडेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट लिख दिया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, माइनिंग फ्रॉम फ्लडिंग, डैम बर्स्ट, वो भी लिख दिया, बट नो मेंशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग। ले जी, ये काम भी नहीं किया, ये काम भी नहीं किया, हमने तो था ही नहीं, जिक्र ही नहीं था। यही तो आपने लिखना है कि सिर्फ ये नहीं है, इससे पता नहीं चलेगा
चूज द आर्टिकल टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट। ये जो आर्टिकल है, आप क्या कंक्लूड करेंगे कि ये आर्टिकल अभी भी बहुत कुछ लैक कर रहा है, ये आर्टिकल अभी भी इंफॉर्मेशन, उसने कहा है यूज द आर्टिकल। क्या ये आर्टिकल अच्छा है? क्या इससे कंक्लूजन पहुंच सकते हैं कि ये लिविंग स्टैंडर्ड ब्राजील का बढ़ रहा है इन दो चीजों की वजह से? आर्टिकल को ही क्रिटिक करें। आर्टिकल में नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर का जिक्र ही नहीं था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में मिक्स डेटा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। वाइडर रेंज ऑफ डेटा चाहिए फुल जजमेंट के लिए। ये कंक्लूजन है, क्योंकि सवाल था आर्टिकल को इवैल्यूएट करें कि आर्टिकल कैसा है, अच्छा है बुरा है। ये सवाल था बेसिकली, जो हमने रीड ही नहीं किया। मेन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। उर्दू में ये क्वेश्चन सिंपल ये था, आर्टिकल को इवैल्यूएट करें। आर्टिकल अच्छा था या नहीं था? आर्टिकल बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में मिस कर रहा था। वो लिख दें कि आर्टिकल से हम कोई बहुत अच्छी पिक्चर, क्लियर पिक्चर नहीं पता चल सकती कि ब्राजील में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े या नहीं बढ़े। दो रीजंस तो दे दिए, जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ा है और ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ा है। जाहिर बात है रेफरेंस ये किसी अखबार का होगा या आप ना लिखें फिर कंक्लूजन, रेफरेंस दिया होगा ना, गार्डियन का है, गार्डियन का आर्टिकल, मतलब जहां सारी डिटेल दी। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? आसान है, मुश्किल है? आसान है। अब क्या करेंगे? खाली बातों से तो काम चलना नहीं। कल लिख लें फिर? रुक जाए रुक जाए, पहले देखते हैं 4-3 मैंने क्यों कहा था। 4-3 किसके बारे में? अच्छा, सारे नहीं लिख सकते, वो आखिरी वाला लिखते हैं। ये अभी नहीं, कल लिखेंगे। कल ये एक लिखेंगे, बाकियों को इसी तरह डिस्कस कर देंगे। बस मैंने नंबर वो भेजा था, करना क्या। नहीं 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 नहीं, 20 नंबर की तरह करना है वैल्यूएट। मार्क्स को नहीं कर जाना, मार्क्स पे नहीं जाना। हाँ जी, कोई वो नहीं है, 20 नंबर की तरह करना है, इवैल्यूएट है एंड कंक्लूड। असेस, असेस है, असेस वर्ड पे जाना है, लफ्जों पे नहीं जाना। क्या हो गया, क्लास 2 के बच्चे हैं आप लोग? 8 मार्कर, 12 सर ये मार्कर, 12 मार्कर की तरह 10 नहीं करना? 6 मार्कर नहीं, बिल्कुल सॉर्ट ऑफ 12 मार्कर की तरह कह लें, लेकिन मेनली 20 मार्कर की तरह अटेम्प्ट करें, जिस तरह हम करते हैं एसएस। सब में इवैल्यूएट, टू साइड्स इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। इसमें सर भी यही इसमें करना है। जैसे एएस का 12 मार्कर था कि आगे हाँ, उसी एवेल्युएशन तरह में भी करना है, हम उसी तरह। व्हाई दिस व्हाई नॉट दैट करते हैं, यस, उस तरह करना है, या A2 का जिस तरह 20 मार्कर है? इसको दोनों में खैर ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप इसको A2 के 20 मार्कर की तरह ही करें कि हाउएवर करके दूसरी साइड दें और एंड पे कंक्लूजन लाजमी। ठीक है, छोटे तो सर बाकी हाउएवर से जो स्टार्ट होगी बात, वो एवेल्युएशन में स्टार्ट हो जाएगी, जो हाउएवर वाली बात होगी। हाँ, वो वहां से वैल्यूएशन एक तरह से शुरू। ओके ठीक सर। है, और सबसे ज्यादा फोकस रखना है क्या? फोकस सबसे ज्यादा है रेलेवेंस टू द आर्टिकल। अगेन ये देखें, पढ़ें अहमद, विद रेफरेंस टू द आर्टिकल, दोबारा कह रहा है विद रेफरेंस टू द आर्टिकल, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन कर देंगे और आर्टिकल से रेफरेंस लेना है। असेस वेदर देयर इज इनफ एविडेंस, दोबारा किस पे क्रिटिक करनी है? कंक्लूजन दोबारा क्या होगा? आर्टिकल में एविडेंस था, ये एविडेंस सपोर्ट कर रहा है, ये एविडेंस अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन ये एविडेंस नहीं है। डू वी गेट दिस? कल करेंगे इसको।